हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की। और थर्ड पेपर ये एग्ज़ाम प्लानर का है। और एग्ज़ाम प्लानर के थर्ड पेपर की इकाई 2 है, यानी कि यूनिट 2 है। और इस यूनिट से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो इकाई 2 दिया है शैक्षिक प्रशासन और स्कूल, यानी कि थर्ड पेपर है। आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो गया है, यानी कि इजी नोट्स से और एग्ज़ाम प्लानर दोनों से सेकंड पेपर आपका कंप्लीट हो गया। आप जाके प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, आप वहां से उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम शुरू करने वाले थर्ड पेपर। और थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट वीडियो आपको अपलोड किया जा चुका है चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। इसके बाद ये है सेकंड यूनिट है एग्ज़ाम प्लानर की। तो सेकंड यूनिट दिया है शैक्षिक प्रशासन और स्कूल, ये सेकंड यूनिट है। तो आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर किया कीजिए और इसे शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रशासन और स्कूल इकाई 2 दिया है, परिचय दिया है। और परिचय में सबसे पहले होता है कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, उसका अर्थ क्या है। आप थ्योरी जो है आप पढ़ लेना, हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पे आएंगे ताकि आपका समय बचे और हमारा भी समय बचे। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो की स्पीड जो है थोड़ा स्लो करके आप जो है थ्योरी को पढ़ लेना, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृतियाँ क्या होती हैं, प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ प्रकृति दी है 6-7 टाइप के। और शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या होते हैं, और उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान करना, सभी संसाधनों का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षकों के बीच व्यावसायिक नैतिकता और व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, समुदाय को संगठित करने के लिए या कार्य करवाना। ये सभी शैक्षिक प्रशासन के होते हैं, शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं होती हैं। और शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के लिए भी शैक्षिक प्रशासन आवश्यक होता है। अगला दिया है, हेडिंग है कि शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ कार्य क्षेत्र भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से कार्य क्षेत्र शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्या है, इसमें जो है इसके शैक्षिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र दिए हैं। आप जो है इसकी पूरी जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पढ़ लेना। शैक्षिक प्रशासन के बुनियादी कार्य हैं, और बुनियादी कार्य कौन से हैं। इसके बाद आता है बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ तक जो है आप जो है इसकी थ्योरी पढ़ लेना। हम शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से, ताकि आपका भी समय बचत हो। अगला प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट दिया है कि बहुविकल्पी प्रश्न दिया है 1 कि शैक्षिक प्रशासन किसकी प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रशासन किसकी प्रक्रिया है। मानवीय गुणों के विकास के लिए उपयुक्त संसाधनों का उपयोग, शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों का प्रबंधन, शैक्षिक सेटिंग में मानव संसाधनों की योजना बनाना, व्यवस्थित करना, निर्देशित करना और नियंत्रित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रशासन किसकी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों का प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के कितने प्रकार हैं। 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रशासन के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन में निरंकुश प्रशासन है कौन सा। संस्था के मामलों को चलाने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। 2 व्यक्ति संस्था के मामलों को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संस्था के मामलों को चलाने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा है कौन सी। निरंकुश प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन, लीलेज प्रशासन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रशासन में आधुनिक अवधारणा कौन सी है, लोकतांत्रिक प्रशासन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शैक्षिक प्रशासन में लीजेज मेला प्रशासन है कौन सा। समूह या व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता, सम्मानित सभी कर्मचारियों की राय, एकल व्यक्ति को अधिकार, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो क्या हो जाएगा, एक समूह या व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता शैक्षिक प्रशासन में लीलेज मेला प्रशासन है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर दिया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार, सीधे जिम्मेदार हैं कौन। प्रधानाध्यापक, माता पिता, छात्र, या इसमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक किसके लिए सीधे जिम्मेदार हैं, प्रधानाध्यापक के प्रति सीधे जिम्मेदार हैं, यानी कि प्रधानाध्यापक को उत्तर देना पड़ता है। अगला है कि स्कूल प्रशासन में सबसे अधिक आलोचना यह है
कि उन्हें प्रशंसा पसंद है, वे आलसी हैं, वे शिक्षक को नहीं जानते या वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल हैं। तो स्कूल प्रशासन में सबसे अधिक आलोचना यह है कि वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कौन सी? दैनिक प्रार्थना करें, दैनिक बैठकें करें, बजट तैयार करें, अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करें या क्रियान्वित करना। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक पर्यवेक्षक वह होता है जो निर्देश देता है, मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है, कक्षाओं का निरीक्षण करता है, शिक्षण पद्धति की आलोचना करता है। तो एक पर्यवेक्षक वह होता है जो मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया है क्या दर्शाया गया है? शिक्षक और पर्यवेक्षकों के बीच अच्छे संबंध को, शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, शिक्षक को उनके शिक्षण में सहायता करना, शिक्षक के पाठों की आलोचना करना। तो प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है कि शिक्षकों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, ये दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्कूल की नीति निम्न द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, किसके द्वारा? नागरिक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, पेशेवर शिक्षक के द्वारा या नागरिक और शिक्षक के द्वारा। तो स्कूल की नीति निम्न द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, किसके द्वारा? तो पेशेवर शिक्षक के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि स्कूल यानी प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी है स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखना, अनुशासन की समस्याओं को संभालना, निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना, कार्यक्रम निर्देशन को व्यवस्थित और प्रशासित करना। तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी मुख्य कौन सी होती है कि निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना, ये प्रिंसिपल की मुख्य जिम्मेदारी होती है। अगला दिया है कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संकेत है कौन सा? भागीदारी, सहयोग, समान अधिकार या उपरोक्त सभी। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का संकेत कैसा है? भागीदारी, लोकतंत्र भागीदारी होती है, सहयोग भी होता है और सबको समान अधिकार भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का इतिहास पुराना है, कितने वर्ष पुराना है? 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व या 5000 ईसा पूर्व। तो कितने वर्ष पुराना है? तो 5000 ईसा पूर्व पुराना है प्रशासन का इतिहास। प्रशासन का अर्थ है क्या? चलाने के लिए, रक्षा करने के लिए, स्थापित करने के लिए, देखभाल करने के लिए। प्रशासन का अर्थ क्या है? देखभाल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है क्या? अनुदेशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कौन सा कार्य है? तो अनुदेशात्मक कार्य और गैर अनुदेशात्मक कार्य, ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 17 नंबर की अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान है गैर निर्देशात्मक कार्य है या निर्देशात्मक कार्य है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान क्या है? गैर निर्देशात्मक कार्य अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रशासन के मुख्य प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। तो प्रशासन के मुख्य 3 प्रकार हैं, कितने? 3 प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? सत्तावादी प्रशासन, निर्देशात्मक प्रशासन, लाइसेंस फेयर प्रशासन या लोकतांत्रिक प्रशासन। तो कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो निर्देशात्मक प्रशासन जो है प्रशासन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला है कि आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं है, आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं है साझा करना, अशिष्टता, सख्त अनुशासन, अधीनस्थों का दमन। तो आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं, कौन सी? तो साझा करना आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं है। अगला है कि आधिकारिक प्रशासन पर आधारित है, किस पर? पारस्परिक साझाकरण पर, गैर हस्तक्षेप पर या तानाशाही पर। तो आधिकारिक प्रशासन किस पर आधारित है? तो तानाशाही पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है लोकतांत्रिक प्रशासन पर आधारित है क्या? आपसी साझेदारी, तानाशाही, गैर हस्तक्षेप या कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? तो आपसी साझेदारी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसी साझेदारी। अगला है कि लाइसेंस फेयर प्रशासन पर आधारित है, किस प्रशासन पर? पारस्परिक साझाकरण,
गैर हस्तक्षेप, तानाशाही या कोई नहीं। तो लाइसेंस फेयर प्रशासन किस पर आधारित है? तो गैर हस्तक्षेप पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि बॉस सही है की विशेषता है। कौन सी विशेषता है? बॉस सही है की विशेषता है क्या है? निर्देशात्मक प्रशासन, लाइसेंस फेयर प्रशासन, सत्तावादी प्रशासन या लोकतांत्रिक प्रशासन। तो बॉस सही है की विशेषता है किसकी? सत्तावादी प्रशासन की विशेषता है कि बात सही है, ये हमेशा सही होता है। अगला है कि मत का सम्मान किसकी विशेषता है? लाइसेंस फेयर प्रशासन की, निर्देशात्मक प्रशासन की, सत्तावादी प्रशासन की, लोकतांत्रिक प्रशासन की। तो मत का सम्मान किसकी विशेषता है? लोकतांत्रिक प्रशासन की। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसमें? लाइसेंस फेयर प्रशासन में, निर्देशात्मक प्रशासन में, सत्तावादी प्रशासन में या लोकतांत्रिक प्रशासन में। तो किसमें उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है? लाइसेंस फेयर प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है बेहतर प्रयास और सेवाएं, बेहतर ज्ञान और सेवा, बेहतर ज्ञान और शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेहतर ज्ञान और शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि पर्यवेक्षण शिक्षक को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करने के लिए है। यह कथन है किसका? होय और फोर्सिथ का, ग्लैडथॉर्न का, क्लिकमैन का या हैरिस का। तो किसका कथन है? होय और फोर्सिथ का ये कथन है। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा? प्रधानाध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन है क्या? प्रशासन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण या उपरोक्त सभी। तो क्या है? निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि इसका आकलन क्या है? निरीक्षण है। अगला प्रश्न दिया है कि फेवल के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं। फेवल के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं कौन? कितने? 1, 3, 5 या 7। तो फेवल के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व हैं। कितने? 5 तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुलिक और उर्विक के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं 1, 3, 5 और 7। तो गुलिक और उर्विक के अनुसार प्रशासन के 7 तत्व हैं। कितने? 7 तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन का अर्थ है क्या? देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो प्रशासन का अर्थ क्या होता है? देखभाल करने के लिए। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले भी हम इसको देख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 34 नंबर कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है क्या? अनुदेशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य, ए और बी दोनों या कोई इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य क्या है? ए और बी दोनों है, यानी कि अनुदेशात्मक कार्य और गैर अनुदेशात्मक कार्य दोनों सही हो जाएंगे। अगला है कि अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान है निर्देशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान क्या है? एक निर्देशात्मक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि भौतिक संसाधनों की व्यवस्था है कौन सा कार्य? निर्देशात्मक कार्य, गैर निर्देशात्मक कार्य, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गैर निर्देशात्मक कार्य। भौतिक संसाधनों की व्यवस्था क्या है? गैर निर्देशात्मक कार्य है। अगला है कि प्रशासन के मुख्य प्रकार हैं 2, 3, 6 या 9। तो प्रशासन के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार। मुख्य कितने? 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? निर्देशात्मक प्रशासन, सत्तावादी प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन या लाइसेंस फेयर प्रशासन। तो कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं? तो निर्देशात्मक प्रशासन का प्रकार जो है प्रशासन का प्रकार, निर्देशात्मक प्रशासन जो है प्रशासन का प्रकार नहीं है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 39 नंबर दिया है जो आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं है क्या होगा? अशिष्टता, अधीनस्थों का दमन, सख्त अनुशासन, साझा करना। तो जो आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं उसमें क्या होगा? साझा करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि आधिकारिक प्रशासन पर आधारित है, किस पर आधारित है? तानाशाही पर, आपसी बंटवारे पर, गैर हस्तक्षेप या कोई नहीं। तो आधिकारिक प्रशासन हमेशा तानाशाही पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर तानाशाही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 41 नंबर दिया है कि लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? तानाशाही पे, आपसी बंटवारे पे,
गैर हस्तक्षेप पे कोई नहीं, तो लोकतांत्रिक प्रशासन आपसी बंटवारे पर आधारित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि अहस्तक्षेप प्रशासन किस पर आधारित है? तानाशाही पर, आपसी बंटवारे पर, गैर हस्तक्षेप पर या इनमें से कोई नहीं। तो अहस्तक्षेप प्रशासन किस पर आधारित? तो गैर हस्तक्षेप पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बॉस सही है किसकी विशेषता है? तो ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो किसकी विशेषता है? सत्तावादी प्रशासन की विशेषता है। किसकी? सत्तावादी प्रशासन की विशेषता है। मत का सम्मान किसकी विशेषता है? निर्देशात्मक प्रशासन की, सत्तावादी प्रशासन की, लोकतांत्रिक प्रशासन की या लाइसें फेयर प्रशासन की? तो मत का सम्मान किसकी विशेषता है? तो वो लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता, यानी कि मत हम देते हैं, वोट देते हैं, उसकी सम्मान की विशेषता क्या है? लोकतांत्रिक प्रशासन में यह होता है। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ लाते रहें। तो शुरू करते हैं। अगला है प्रश्न कि 45 नंबर की उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसमें? निर्देशात्मक प्रशासन में, सत्तावादी प्रशासन में, लोकतांत्रिक प्रशासन में या लाइसेंस फेयर प्रशासन में? तो उत्तरदायित्व की भावना पर ध्यान नहीं दिया जाता किस प्रशासन में? तो लाइसेंस फेयर प्रशासन में ध्यान नहीं दिया जाता उत्तरदायित्व की भावना पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंसिपल के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, माता पिता या समाज के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में? तो प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल। अगला प्रश्न दिया है 47 दिया है कि एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन है क्या? प्रशासन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण या उपरोक्त सभी? तो एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन क्या है? उसका निरीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी निरीक्षण ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फ्योल के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं। फ्योल के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं कितने? 4, 5, 5 या 2? तो कौन से कितने हैं फ्योल के अनुसार? तो 5 प्रशासन के तत्व हैं। फ्योल के अनुसार कितने हैं? 5 प्रशासन के तत्व हैं। गुलिक और उर्वी के अनुसार प्रशासन के तत्व कितने हैं? 7, 5, 8 या 9? इनमें से कौन होगा? तो 8, 7 होंगे। ऑप्शन नंबर ए 7 गुलिक और उर्वी के अनुसार प्रशासन के 7 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोस्ट कॉर्प में सीओ, पोस्ट कॉर्प में सीओ का अर्थ है क्या? सहयोग, संग्रह, समन्वय या सहसंबंध? तो क्या होगा? समन्वय होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन, समन्वय इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि व्यवस्था करना किसका भाग है? योजना का, आयोजन का, नियंत्रण का या समन्वय का? तो व्यवस्था करना किसका भाग है? तो वो आयोजन का भाग है व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 52 योजनाओं और निर्णयों का निष्पादन भाग है। कौन सा? योजना, आयोजन, कमांडिंग या समन्वय? तो योजनाओं और निर्णयों का निष्पादन भाग कौन सा है? वो कमांडिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कमांडिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। सामंजस्य स्थापित करना है क्या है? योजना, आयोजन, कमांडिंग या समन्वय? तो क्या हो जाएगा? सामंजस्य स्थापित करना क्या होता है? वो समन्वय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्कूल बजट में शामिल है क्या? विकास व्यय, गैर विकास व्यय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो स्कूल बजट में क्या शामिल होता है? उसमें विकास व्यय भी शामिल होता है और गैर विकास व्यय भी शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर दिया है कि जीपीएफ अग्रिम के मामले में वापसी के लिए किस्तों की संख्या है 24, 32, 65 या 41? तो जीपीएफ अग्रिम के मामले में वापसी के लिए किस्तों की संख्या कितनी है? 24 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24। अगला है कि विकल्पों का विकास करना एक चरण है किसका? संगठन का, योजना, दिशा या नियंत्रण का? तो क्यों विकल्पों का विकास करना एक चरण है किसका? तो वो योजना का एक चरण है विकल्पों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक निश्चित अवधि में धन कैसे प्राप्त और खर्च किया जाएगा? आवंटन, इसे क्या कहलाएगा? आवंटन कहलाएगा, व्यय कहलाएगा, बजट या रसीद कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? तो वो बजट कहलाएगा। एक निश्चित अवधि में धन कैसे प्राप्त और खर्च किया जाएगा, ये कहाँ कहलाता है? कहाँ कहा जाता है? बजट में कहा जाता है, बजट कहलाएगा। अगला है कि 58 नंबर की विविधता, मौलिकता और स्वतंत्र प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले पर्यवेक्षण के प्रकार हैं कौन से? निवारक, सुधारात्मक, रचनात्मक या निर्माण? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी रचनात्मक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि नौकरशाही सिद्धांत की वकालत किसने की?
कैम्पबेल ने, हर्जबर्ग ने, हेनरी फेयोल ने या मैक्स वेबर ने। तो नौकरशाही सिद्धांत की वकालत किसने की? मैक्स वेबर ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन के अनुरूप होना चाहिए क्या? संगठनात्मक नीतियां, प्रक्रियाएं, नौकरी विवरण या उपरोक्त सभी। तो निर्देशन के अनुरूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो संगठनात्मक नीतियां निर्देशन के अनुरूप होनी चाहिए। अगला है कि नई भर्ती के मामले में परीक्षा अवधि है क्या? 3 साल, 5 साल, 8 साल या 9 साल। तो नई भर्ती के मामले में परीक्षा अवधि कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, यानी कि 3 साल है। 61 का ऑप्शन नंबर ए 3 साल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक संगठन में प्रत्यायोजी शक्ति है क्या? नियंत्रण, कमांड, विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। तो एक संगठन में प्रत्यायोजी शक्ति क्या है? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 की प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत के जनक हैं टायलर, हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर या गुलिक। तो प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो हेनरी फेयोल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 है कि शिक्षक वेतन और भत्ते सामूहिक रूप से लिखे जाते हैं। इसमें कैश रजिस्टर में, एक्वाइंटेंस रोल, आकस्मिक रजिस्टर या कोई नहीं। तो किस में लिखे जाते हैं? तो कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर है कि कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना है। इसमें योजना में, अग्रणी, नियंत्रण या आयोजन। क्या होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्रणी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गतिविधियों का एक कार्यक्रम जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है, क्या कहलाएगा? सीखना, पाठ्यचर्या, निर्देश या पाठ्यक्रम। तो क्या कहलाएगा? वो पाठ्यचर्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में सेवानिवृत्त की आयु है कितनी है? पाकिस्तान में सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 60 साल, 65 साल, 75 साल या 80 साल। तो कितनी है? तो 60 साल है। पाकिस्तान में कितनी है? 60 साल है। पेंशन दी जाती है यदि सेवानिवृत्त के बाद होती है। यदि सेवानिवृत्त के बाद होती है तो पेंशन दी जाती है कब? कितने साल बाद? 25 साल बाद, 30 साल बाद, 45 या 50 साल बाद। तो पेंशन दी जाती है सेवानिवृत्त के बाद होती है। किसके बाद? 25 साल बाद होती है सेवानिवृत्त, तो पेंशन दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेतृत्व के गुणों वाला व्यक्ति है। नेतृत्व के गुणों वाला व्यक्ति है नेता, प्रबंधक, प्रशासक या अधिकारी। तो नेतृत्व गुणों वाला व्यक्ति कौन होता है? नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निर्णय लेने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? बजट, मूल्यांकन, प्रदर्शन या दस्तावेजीकरण। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि अच्छे योजनाकार की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? आशावादी, प्रेरक, निर्माता या उन सभी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होती है। यानी कि एक अच्छे योजनाकार की विशेषता क्या होती है? वो आशावादी होता है, वो प्रेरक होता है और निर्माता होता है, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 72 ई और डी नियमों का अर्थ है, क्या अर्थ है? दक्षता और कर्तव्य नियम, दक्षता और विभाग नियम, दक्षता और अनुशासन नियम, दक्षता और अनुशासन नियम। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि दक्षता और अनुशासन नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 है कि ADP एक संक्षिप्त रूप है किसका? वार्षिक विकास कार्यक्रम का, वार्षिक कर्तव्य कार्यक्रम का, प्रदर्शन का वार्षिक विभाजन या वार्षिक वाद विवाद कार्यक्रम का। तो ADP की एक संक्षिप्त रूप है किसका? वार्षिक विकास कार्यक्रम का एक संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्ता एक या कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है, क्या कहलाएगा? नियंत्रण, कमांड, विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण। तो क्या कहलाएगा? अगर सत्ता कुछ एक या कुछ लोगों के हाथ में है तो केंद्रीकरण कहलाएगा, यानी सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। प्रशासन के लिए केंद्र क्या है? संगठन है, संचार है, निर्णय लेना या समन्वय करना। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका निर्णय लेना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पोस्टडिर में आर का अर्थ है। 76 में पोस्टडिर में आर का अर्थ क्या? रिपोर्टिंग, प्रतिक्रिया उत्तर, प्रतिनिधित्व या निर्देशन। तो पोस्टडिर में आर का अर्थ क्या है? रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए रिपोर्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि SNE यानी SNE का संक्षिप्त रूप है क्या?
नए अनुभव की अनुसूची, नई प्रविष्टि की अनुसूची, नए व्यय की अनुसूची या नई प्रविष्टि की प्रणाली। तो SNE का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो नई प्रविष्टि की अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधान शिक्षक के द्वारा, सुंदर इमारत, शिक्षक छात्र संबंध में, या सीखने का तरीका कैसा है? तो किसमें लगाया जाता है? तो शिक्षक छात्र संबंध में स्कूल प्रशासन के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षक छात्र संबंध कैसा है। अगला प्रश्न है कि एक्विटेंस रोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेतन संवितरण के लिए, स्टॉक के लिए, सरकारी अनुदान के लिए या व्यय के लिए। तो एक्विटेंस रोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो वेतन संवितरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संगठनात्मक संसाधन उत्पादकता में किस हद तक योगदान करते हैं? किस हद तक? प्रभावशीलता, दक्षता, आउटपुट या उत्पादन। तो किस हद तक करते हैं? तो दक्षता के स्तर तक करते हैं। दक्षता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सभी लेन देन किस रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए? शुल्क में, नगद में, फंड में या निकासी के साथ। तो किसमें? तो नगद में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर नगद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर दिया है कि स्कूल प्रशासन में सबसे अधिक बार जो आलोचना की जाती है वह यह है कि उन्हें प्रशंसा पसंद है, वे बहुत आलसी हैं, वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे, या वे शिक्षक को नहीं जानते हैं। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, आप ध्यान से समझते रहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी यानी कि वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रभाव पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया है क्या दर्शाया गया है? शिक्षक और पर्यवेक्षकों के बीच अच्छे संबंध, शिक्षकों को उनके शिक्षण में सहायता, शिक्षक को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, या शिक्षक के पाठ्य की आलोचना करना। तो प्रभाव पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया किसके? शिक्षक और पर्यवेक्षकों के बीच अच्छे संबंध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्कूल की नीति किसके द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए? पेशेवर शिक्षक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, नागरिक द्वारा, या नागरिक और शिक्षक के द्वारा। तो स्कूल की नीति किसके द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए? तो नागरिक और शिक्षक के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। तो नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न है 85 नंबर है कि लोकतांत्रिक व्यवहार का सूचक है। लोकतांत्रिक व्यवहार का सूचक है समान अधिकार, भागीदारी, सहकारी यानी सहकारिता, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जिसमें समान अधिकार भी होगा, भागीदारी भी होगी और सहकारिता भी होगा। अगला है कि प्रशासन का अर्थ है क्या? देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए, चलाने के लिए, या स्थापित करने के लिए। तो प्रशासन का अर्थ क्या है? देखभाल करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है क्या? शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है क्या? निर्देशात्मक कार्य, अनिर्देशात्मक कार्य, या ये दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 87 का ऑप्शन नंबर सी इन दोनों, यानी कि निर्देशात्मक कार्य और अनिर्देशात्मक कार्य, ये शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है। अगला है कि प्रशासन के मुख्य प्रकार हैं कितने? 2, 3, 6 और 9। तो कितने हैं? तो 3 प्रकार हैं। प्रशासन के मुख्य 3 प्रकार हैं। अगला है कि कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? निर्देशात्मक प्रशासन, सत्तावादी प्रशासन, लाइसेंस फेयर प्रशासन, या लोकतांत्रिक प्रशासन। तो निर्देशात्मक प्रशासन जो है प्रशासन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा प्राधिकरण प्रशासन की विशेषता नहीं है? अशिष्टता, अधीनस्थों को दबाने, सख्त अनुशासन, साझा करना। तो कौन सा प्राधिकरण प्रशासन की विशेषता नहीं है? साझा करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र प्रशासन आधारित है किस पर? तानाशाही पर, आपसी बंटवारे पर, गैर हस्तक्षेप पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें आपसी बंटवारा होता है, यानी कि आपसी बंटवारे पर लोकतांत्रिक प्रशासन आधारित है। अगला है कि लाइसेंस फेयर प्रशासन आधारित है किस पर? तानाशाही पर, आपसी बंटवारे पर, गैर हस्तक्षेप पर, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसेंस फेयर प्रशासन किस पर आधारित है? वो गैर हस्तक्षेप पर आधारित है। आपका नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 93 नंबर दिया है कि बॉस हमेशा सही होता है की विशेषता है क्या? विशेषता है कि सत्तावादी प्रशासन की विशेषता है। किस प्रशासन की? सत्तावादी प्रशासन की विशेषता है। उनकी राय का सम्मान किसकी विशेषता है? तो वो लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता है कि उनकी राय का सम्मान किसकी विशेषता है? लोकतांत्रिक प्रशासन की। अगला है जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है किसमें? निर्देशात्मक प्रशासन में, सत्तावादी प्रशासन में, लाइसेंस फेयर प्रशासन में, लोकतांत्रिक
प्रशासन में। तो जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती किसमें? तो लोकतांत्रिक प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है। अगला है 96 नंबर है कि 96 नंबर है कि पर्यवेक्षण शिक्षक को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए है। यह कथन है किसका है? ग्लैकथॉर्न का, हे और फोर्सिथ का, हैरिस का या क्लिक मैन का? किसका है? हे और फोर्सिथ का ये कथन है। अगला प्रश्न है 97 नंबर कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंसिपल के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा? इसके द्वारा किया जाता है? प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन है। क्या है? प्रशासन है, तो उसका पर्यवेक्षण है, उसका निरीक्षण है, उपरोक्त सभी है। तो यानी उसका निरीक्षण, यानी कि एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन क्या है? निरीक्षण। यानी कि निरीक्षण करने के बाद ही पता चलता है कि एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगला है कि गुलिक और उर्विक के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं कितने हैं? 7, 5, 8 और 9। तो गुलिक और उर्विक के अनुसार प्रशासन के 5 तत्व हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छात्रों से प्राप्त होने वाली धनराशि को खर्च किया जाता है कहाँ? केवल छात्रों पर, केवल संस्थान पर, केवल शिक्षक पर या केवल छात्र और संस्थान दोनों पर? इस पर खर्च किया जाता है तो केवल छात्रों पर खर्च किया जाता है, छात्रों से प्राप्त होने वाली धनराशि को। अगला है कि शिक्षा पर धन का आवंटन हमें क्या सिखाता है? वार्षिक बजट, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा पर धन का आवंटन हमें क्या सिखाता है? वो वार्षिक बजट सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस्लाम के अनुसार प्रशासन का कार्य है क्या? सहयोग, परामर्श, सलाह और दिशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस्लाम के अनुसार प्रशासन का अर्थ क्या है? तो वो होगी सलाह। इस्लाम के अनुसार प्रशासन का अर्थ सलाह है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला कि किस प्रकार के पर्यवेक्षण में वृद्धि होती है? लोकतांत्रिक, आधिकारिक, वैज्ञानिक रूप से, इनमें से कोई नहीं? तो किस प्रकार के पर्यवेक्षण में? तो लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर दिया है 104 की पर्यवेक्षण के कठोर रवैये के परिणाम हैं। पर्यवेक्षण के कठोर रवैये के परिणाम हैं क्या? शिक्षक कुशलता से काम करते हैं, शिक्षक निराश हो जाते हैं, शिक्षक इस्तीफा दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या है? पर्यवेक्षण के कठोर रवैये के परिणाम क्या है? कि शिक्षक कुशलता से काम करते हैं या शिक्षक निराश हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें डी नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर जो भी है आप कमेंट करके हमें इसका आंसर दीजिए। 104 नंबर प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रशासन के लोकतांत्रिक प्रकार हैं कौन से? व्यक्तिगत मूल्य, शैक्षिक मूल्य, नियम और विनियम, इनमें से कोई नहीं? तो प्रशासन के लोकतांत्रिक प्रकार क्या है? नियम और विनियम। ऑप्शन नंबर सी नियम और विनियम लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक राष्ट्रीय बजट के 2 भाग होते हैं, आय और योजना, लागत और इनपुट, आय और व्यय, इनमें से कोई नहीं? तो दो कौन से भाग होते हैं? आय और व्यय, यानी राष्ट्रीय बजट में इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला है कि एक कक्षा को निम्नलिखित के बारे में सूचित करने के लिए कक्षा के नियम बनाए गए हैं। किसको? कक्षा में अपेक्षित और निषिद्ध कार्यवाहियाँ, कक्षा में गतिविधियाँ, सामग्री कैसे वितरित की जाती है, इनमें से कोई नहीं? तो कक्षा को निम्नलिखित के बारे में सूचित करने के लिए कक्षा के नियम बनाएंगे। क्या सूचित करने के लिए? किसके बारे में? तो कक्षा में गतिविधियों के बारे में सूचित करने के लिए निम्न कक्षा के नियम बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा पुस्तकालय है कौन सा है? कायदे आजम पुस्तकालय लाहौर, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर, AIOU पुस्तकालय इस्लामाबाद, सार्वजनिक पुस्तकालय मुल्तान। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि AIOU पुस्तकालय इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि स्कूल टाइम टेबल का अर्थ है स्कूल के काम के घंटे, स्कूल में गतिविधियाँ, स्कूल नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं? तो स्कूल टाइम टेबल का अर्थ है स्कूल के काम के घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्कूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है क्या? शिक्षण, समय सारणी, पाठ्यक्रम या सभा? तो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? शिक्षण महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 111 नंबर कि प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए कौन सा प्रमुख निर्धारक सबसे प्रभावी है? कौन सा प्रमुख निर्धारक तत्व सबसे प्रभावी है? मूल्य और कर्तव्य, सिस्टम और टीम,
शोध और परिवर्तन, अनुपलब्धता। तो कौन है? तो मूल्य और कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रभावी स्कूल वातावरण ज़्यादातर किसके द्वारा प्रभावित होता है? प्रभावी स्कूल वातावरण ज़्यादातर किसके द्वारा प्रभावित होता है? छात्र की ज़रूरतों को पूरा करना, कर्मचारियों को सशक्त बनाना, अनुकूल वातावरण, मासिक बैठकें। तो वो अनुकूल वातावरण। प्रभावी स्कूल वातावरण किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसको अनुकूल वातावरण के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला है कि विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या है क्या? कम साक्षरता दर, उच्च ड्रॉप आउट दर, कमजोर प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कमजोर प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या है। अगला दिया है कि हम विद्यालय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमजोरियों को कम कर सकते हैं। कैसे? प्रेरणा के माध्यम से, व्यावसायिक कौशल देके, काम का समर्पण या इनाम देके। कैसे कर सकते हैं? व्यावसायिक कौशल के माध्यम से हम विद्यालय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमजोरियों को कम कर सकते हैं। अगला दिया है 115 नंबर दिया है कि हम निम्नलिखित के सहयोग से विद्यालय में सुखद वातावरण बनाए रख सकते हैं। किसके सहयोग से? स्टाफ सदस्य, स्कूल परिषद, समुदाय प्रधान, शिक्षक। तो किसके सहयोग से? तो स्टाफ परिषद के, स्टाफ सदस्य, जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं सबके सहयोग से विद्यालय में सुखद वातावरण बनाए रखा जा सकता है। अगला है कि प्रभावी विद्यालय प्रबंधन का महत्वपूर्ण निर्धारक है कौन सा? संचार कौशल, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, विद्यार्थियों की उपलब्धि, शिक्षण कौशल। तो कौन सा है वो? शिक्षण कौशल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए एक सफल मानदंड है नियोजित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्रदर्शन में सुधार के लिए, भविष्य के प्रदर्शन पर तनाव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन में सुधार, ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि सबसे प्रभावी स्कूल प्रदर्शन उपकरण है विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्रभावी स्कूल प्रदर्शन उपकरण क्या है? वो विश्वसनीयता है। ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 119 नंबर है कि विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है कहाँ, कब? वांछनीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए, सहमत मानकों को प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, या प्रेरणा के लिए। तो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वांछनीय लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। अगला है कि छात्रों से प्राप्त होने वाली धनराशि को खर्च किया जाता है कहाँ, किस पर? केवल छात्र पर, केवल संस्थान पर, छात्र और संस्थान पर, केवल शिक्षक पर। तो उस छात्रों से प्राप्त होने वाली धनराशि को खर्च किया जाता है छात्र और संस्थान पर खर्च किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर छात्र संस्थान पर खर्च किया जाएगा तभी संस्थान में छात्र ही होंगे, और छात्र पर खर्च किया जाए तो वो संस्थान बन जाता है। तो छात्र और संस्थान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 121 है कि शिक्षा पर धन का आवंटन हमें क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? तो वार्षिक बजट यानी कि बजट वार्षिक सिखाता है, वार्षिक बजट सिखाता है। आपका नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस्लाम के अनुसार प्रशासन का अर्थ है क्या है? तो प्रशासन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सहयोग। आपका नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम के अनुसार प्रशासन का अर्थ क्या है? सहयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है किस प्रकार के पर्यवेक्षण में वृद्धि होती है? किस प्रकार के पर्यवेक्षण में? तो लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण में वृद्धि होती है। अगला है कि पर्यवेक्षण के कठोर रवैये के परिणाम है क्या? तो शिक्षक निराश हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रशासन के लोकतांत्रिक प्रकार हैं कौन से? व्यक्तिगत मूल्य, जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं वो प्रशासन के लोकतांत्रिक प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक राष्ट्रीय बजट के दो भाग होते हैं कौन से होते हैं? एक राष्ट्रीय बजट के दो भाग कौन से? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आय और व्यय, ये दो भाग होते हैं एक राष्ट्रीय बजट के। राष्ट्रीय बजट में क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। अगला है कि कक्षा को निम्नलिखित के बारे में सूचित करने के लिए कक्षा के नियम बनाए गए हैं कि कक्षा में अपेक्षित और निषिद्ध कार्यवाहियाँ हों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ये आज पहले हमने देख लिया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो कौन सा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुस्तकालय? तो वहाँ तो ये अभी इसके पहले जो देखा गया तो उसमें ऑप्शन सी सही था, और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है बी सही है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन है? तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वो हो जाएगा
AIOU पुस्तकालय इस्लामाबाद में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको कवर कर लेना अच्छे से, ये राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी भी हो सकता है, तो इन दोनों में कोई एक होगा, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर, AIOU पुस्तकालय इस्लामाबाद। तो इसमें से ज़्यादातर ऑप्शन इसके ये चांस लग रहे हैं। अगला है कि स्कूल टाइम टेबल का अर्थ है स्कूल के काम के घंटों से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है कौन सा, तो स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, तो शिक्षण। सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, शिक्षण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रभावी स्कूल प्रबंधन के लिए कौन सा प्रमुख सबसे प्रभावी होता है, कौन सा प्रमुख तत्व सबसे प्रभावी है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शोध और परिवर्तन सबसे प्रभावी है। अगला है कि 132 नंबर दिया है कि प्रभावी स्कूल वातावरण ज़्यादातर किसके द्वारा प्रभावित होता है, किसके द्वारा, तो अनुकूल वातावरण के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला है कि विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या है, विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाने की प्रमुख समस्या है क्या है, कम साक्षरता दर, उच्च ड्रॉप आउट दर, कमजोर प्रबंधन या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कमजोर प्रबंधन, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हम स्कूल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमजोरियों को कम कर सकते हैं, कैसे, तो व्यावसायिक कौशल का विकास करके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हम किसके सहयोग से विद्यालय में सुखद वातावरण बनाए रख सकते हैं, किसके, तो स्टाफ समुदाय के सहयोग से, जितना भी हमारा स्कूल का स्टाफ होगा उसके सहयोग से हम विद्यालय में सुखद वातावरण बनाए रख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रभावी स्कूल प्रबंधन का महत्वपूर्ण निर्धारक है क्या, संचार कौशल, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, विद्यार्थियों की उपलब्धि और शिक्षण कौशल। तो प्रभावी स्कूल प्रबंधन का महत्वपूर्ण निर्धारक हो जाएगा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कवर किया है, इकाई 2 कवर हो गई है, बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की इकाई 2 यानी एग्ज़ाम प्लानर की। तो इसके बाद जो हम आने वाले वीडियो में शैक्षिक पर्यवेक्षण इकाई 3 देखेंगे। तो आज अभी तक यहीं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर भी करना ताकि अन्य लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।